हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th में सामाजिक विज्ञान का पहला जो पेपर है सॉल्व पेपर एक्सीलेंट डेस्क वर्क का, वो कर रहे हैं हम। तो देखिए जो है आपके पास में पहला पेपर, उसके अंदर के आपके सारे सॉल्यूशन इसके साथ में हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी, वो भी उसका कोड भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए जो आपके पास में खंड अ आना है बच्चों, इस बार फोकस सबसे ज़्यादा आपको करना है अपने खंड अ के ऊपर, क्योंकि जो सेक्शन ए है वो आपका आएगा तकरीबन 30 नंबर का, पूरा ही 30 नंबर का आना है। बहुत ज़्यादा आपकी परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए ये जो सेक्शन होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। मैं अपने चैनल के ऊपर आपके पास में एक्सीलेंट का पूरा एमसीक्यूज, जिसके अंदर सेक्शन ए पूरा ही आएगा, एक्सीलेंट का और संजीव का, सामाजिक विज्ञान के दोनों ही मैं डालूंगी। आपके पास में आपको विज्ञान के भी दोनों डालेंगे। जो आपके पास में विज्ञान का आपके पास में संजीव का आ चुका है, एक्सीलेंट का भी आ जाएगा। इंग्लिश का भी आपके पास में एक्सीलेंट का आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाला समय आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद किस प्रकार से कर पाऊँ। ओके, देखिए बच्चों आपके पास में सेक्शन ए, इसके अंदर जो आपके पास में पहला क्वेश्चन है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है आपके पास में लाहौर में। इसका आंसर है आपके पास में लाहौर में। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर है बहादुरी का प्रतीक है जर्मन बलूत। फिर आपके पास में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर है आपके पास में आंसर, एक मिनट बच्चों, देखिए आपके पास में जो आंसर आएगा वो आना है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर आना है आपके पास में अनवीकरण योग्य, मतलब उसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, प्रमुख रूप से पाई जाती है, वो है आपके पास में राजस्थान। ये देखिए राजस्थान पर टिक करेंगे आप। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। 1973 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। 1948 में बना था। उसके बाद में आते हैं केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है आपके पास में 3। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। ये आता है आपके पास में समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। लैंगिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो समाज में स्त्री और पुरुष को जो अलग अलग असमान भूमिकाएं दी होती हैं कि नहीं स्त्री को ये काम करना चाहिए, पुरुष को ये काम करने चाहिए, उसकी बात करते हैं, तब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। ओके, ये हुआ आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मध्य आय वर्ग वाला देश है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आपके पास में आता है आंसर ब भारत। फिर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और जो आता है आपके पास में प्राथमिक क्षेत्र आता है, वो उसमें आता है आपके पास में कृषि मत्स्य पालन, जो आपके काम होते हैं, ये आते हैं आपके पास में कृषि क्षेत्र से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, ठीक है, खेती से संबंधित, ये सारे के सारे आपके पास में आ जाते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है आपके पास में, वैश्वीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे, देखिए आगे रिक्त स्थान में अफ्रीका में नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी गई। कौन सी बीमारी थी। रिंडरपेस्ट। कौन सी बीमारी है, रिंडरपेस्ट। भारत के कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है, यानी कि भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन स्थित हैं, तो वो है 24.56। फिर आती है अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है वो जो अलग जातीय समूह को अलग अलग भागों में बांटती है, वो है वर्ण व्यवस्था। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति, यहाँ पर है आपके पास में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर
करती है। ठीक है ना। ये मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किसके आधार पर करती है? शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रतिस्पर्धा आय के आधार पर करती है। फिर आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आता है देखिए, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सेवाओं का मूल्य कहलाता है आपके पास में सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये खाली स्थान में आया हुआ है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास में 1 नंबर क्वेश्चन के लिए भी। ये भी आ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो ये याद रखना, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को। फिर आपके पास में देखिए 6 क्वेश्चन ये आ गए, 12 क्वेश्चन MCQs के आ गए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अति लघुतरात्मक में एक जो नंबर के क्वेश्चन है वो भी आपके पास में 12 है, तो 12 12 24 और 6 आपके पास में आ जाते हैं 30। तो सेक्शन ए आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इनको जो भी दोनों डेस्क वर्क हैं इनके क्वेश्चंस को रट लीजिए अच्छी तरीके से, सारे के सारे 10 के 10 मॉडल पेपर इस डेस्क वर्क के और 10 के 10 आपके पास में जो आती है संजीव डेस्क वर्क, इन दोनों के, तो आपके पास में पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया के नाम से जाने जाते हैं। जो अनुबंध के ऊपर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो विदेशों में जाए जाते हैं, श्रमिक जाते हैं, वो कहलाते हैं गिरमिटिया। वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? जो स्थायी है ना आपके पास में सुरक्षा परिषद, उसके जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको जो निषेधाधिकार प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसे कहते हैं वीटो पावर। अगर उन्होंने किसी प्रस्ताव के लिए इनकार कर दिया है तो उस प्रस्ताव को किसी भी आधार पर मंजूरी नहीं मिल सकती, वो कहलाता है वीटो अधिकार। देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का आधार बन जाती है। 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, संयुक्त राष्ट्र संघ की, और उन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर हासिल है। अब आगे कई ये कथन देखिए, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन है मैटरनिख का। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय समझाइए, बताइए। तो वो बताना है बांधों का निर्माण करना। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। कपास। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए हैं? 4 संशोधन किए गए हैं बेल्जियम के संविधान में। ठीक है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि स्थानीय सरकार जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पर जब नीचे से ऊपर शक्तियों को बांट दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। केंद्र और राज्य के पास में मुख्य शक्तियां रहती हैं, लेकिन जब शक्तियों का बंटवारा जिला स्तर पर हो, मतलब स्थानीय स्तर पर हो जाता है, जिसमें पंचायत होती हैं, जिला स्तर की सरकारें होती हैं, ये सब होती हैं, तो इसके अंदर जब बंटवारा कर दिया जाता है तो वो कहलाता है आपके पास में सत्ता का विकेंद्रीकरण। कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में क्या एक समानता क्या थी? इन तीनों को ही तीनों नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। ये तीनों ही नस्ल पर आधारित जो भेदभाव था उसके विरुद्ध थे। फिर आता है नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीनीकरण साधन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय साधन है वन, गैर नवीनीकरणीय साधन है खनिज तेल। इसको हम वापस रेनोवेट नहीं कर सकते, यानी कि और ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। हम पेट्रोल जितना अवेलेबल है वही अवेलेबल है, उतना ही धरती के अंदर है। ठीक है ना। उसको हम और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वनों को हम आप उगा करके और भी उसके अंदर क्रांति लेकर आ सकते हैं, यानी कि वनों को और भी ज़्यादा उगा सकते हैं। तो वो नवीनीकरणीय साधन है। और खनिज तेल वगैरह जो है भूमि के अंदर मिलने वाले वो हैं, वो सारे के सारे अनवीनीकरणीय, गैर नवीनीकरणीय। ठीक है। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताना है। कई खेतों की सिंचाई हेतु एक नए बांध का निर्माण करना, ये है आपके पास में अतिरिक्त रोजगार के सृजन। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब खंड ब के आंसर मैं नहीं बोलूंगी। देखिए रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, बहुत इंपॉर्टेंट। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी।
ये देखिए, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके पास सेक्शन बी। और भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। फिर भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। अब आता है आपके पास में खंड स। इसके अंदर देखिए आपके पास में ऑप्शन आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और तीनों में ही ऑप्शन होंगे आपके पास में। नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखनी है या फिर आपको लिखनी है जाल वेराइन संघ की विशेषताएं। तो आपके पास में दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हैं मेरे पास में, जो पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा रही हूँ। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हैं। देखिए आपके पास में जो पहला है वो नेपोलियन का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास में जॉल वेराइन संघ की। देखो जॉल वेराइन संघ की विशेषताएं, ये हो गया आपके पास में। फिर आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में किस प्रकार बांध किस प्रकार मदद करते हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। फिर बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय। ये बाढ़ से बचाव के लिए आपके पास में 3 सुरक्षा उपाय। ये देखिए बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय, ठीक है, ये हो गया आपके पास में। फिर आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए सांप्रदायिकता जो है आपके पास में, इसका हमारे अनुसार सांप्रदायिकता एक चुनौती है, उसके पक्ष में 3 तर्क, ठीक है। दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन और सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, बड़े क्वेश्चन आपको एज इट इज कभी याद नहीं होंगे, इसलिए पॉइंटों पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। पॉइंट आपको याद रखने हैं, पॉइंटों को रखिए। उसके बाद में 2 से 3 बार आप उसके आंसर्स को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, आप उसका आंसर आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंटों को तो आपको लिख करके याद करना है, ये बात बहुत ध्यान रखना। फिर जातिगत असमानता दूर करने के सुझाव, जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो हो गया बच्चों आपके पास में। फिर आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। 3 नंबर का क्वेश्चन, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ये हो गया आपके पास में आवश्यकताओं, ठीक है, ये वाला हो गया। और फिर स्वयं सहायता समूह वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास में, ठीक है। अब आता है आपके पास में खंड द 4 नंबर का क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर टिप्पणी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जरूर करिएगा, इसको रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। ये देखिए आपके पास में 4 हो गए, 5 हो गए, 6 पॉइंट हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आपके पास में सविनय अवज्ञा आंदोलन आ रहा है, इसका प्रारंभ कब हुआ, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन का असफल होना और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ होना। फिर ये हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए और आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में बताइए। तो ये नेपाल वाला हो गया और आंदोलनकारी समूह हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास में 23 नंबर जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, बहुत फोकस करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। जो आपके पास में सेक्शन डी आएगा वो भी मैं डालूंगी इसके अंदर। अभी जो मैंने आपके पास में एमसीक्यूज और फिलिप्स का एक पूरा वीडियो आ जाना है, ये आपके पास में एक वीडियो है जिसके अंदर आपके पास में सॉल्व मॉडल पेपर फर्स्ट है जो पूरा है। फिर एक वीडियो आपके पास में आना है जिसके पास में एमसीक्यूज और फिर मतलब सेक्शन 8 टोटल है आपके पास में आएगा, आपके पास में एक्सीलेंट का। उसके बाद में सेक्शन बी भी आएगा, सेक्शन सी भी आएगा और सेक्शन डी भी आएगा। तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आप लोगों को भी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है कि मैडम का वीडियो आपको कैसे लगा। पीडीएफ जरूर मिलेगी आपको, पीडीएफ का लिंक जो रहेगा उसके ऊपर आप टच करेंगे तो आपको कोड भी मिल जाएगा। ये देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को में निम्नांकित को अंकित कीजिए। रावत भाटा, नासिक, नेवली और तलचर। ये देखिए यहाँ पर रावत भाटा है, नासिक है, तलचर है और यहाँ पर नेवली है, ठीक है। फिर अगले में आपको बताना था अजमेर, गया। ये देखिए अजमेर यहाँ पर, गया ये रहा यहाँ पर और ये नेल्लोर ये रहा और मारगा गाँव ये रहा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, इनके पॉइंटों को ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 नंबर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये जगह बतानी है और वहाँ पर पॉइंट लगा करके। तो आज की पीडीएफ का कोड है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो आपको ये इसका पीडीएफ मिलेगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लास 10th SST
जो है मॉडल पेपर फर्स्ट एक्सीलेंट डेस्क वर्क का, तो आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका कोड है आज का SHARDA शारदा 1, शारदा 01, शारदा 01 SHARDA। सभी स्मॉल लेटर्स में होंगे, कोई कैपिटल लेटर में नहीं है, किसी में कोई स्पेस नहीं है। शारदा SHARDA शारदा 01, ठीक है, ये लिखना है आपको। और आपके पास में वहाँ पर सबमिट कोड करना है। सबमिट कोड करने के बाद में आपके पास में ये PDF खुल जाएगी। खुलते ही आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।